नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 119 के मैथ्स के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 25 जनवरी 2026 को कंडक्ट हुए वीकली टेस्ट के मैथ्स के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक बल्लेबाज अपनी 91वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज ने 91वीं पारी में कितने रन बनाए? यहां 51th पारी का बात हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 50th पारी तक उसका औसत 59.6 रहा होगा और 91वां पारी में उसका औसत बढ़कर कितना हो गया? 60। तो डिफरेंस कितना है इन दोनों का? 0.4, यानी कि कितना बढ़ रहा है औसत? 0.4। 91वीं पारी में वो जितना भी रन बनाया हो वह 59.6 से तो ज्यादा होगा, तभी जाके उसका औसत बढ़ रहा है। औसत कितना बढ़ रहा है? तो 0.4। कितने पारियों के लिए? टोटल 51। इसी को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 59.6 प्लस 4 से गुना कीजिए, 4 का 4 और 50 गुने 4 200 होता है, तो 204। एक अंक के बाद पॉइंट यहां लग जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 60 ले लेते हैं और यहाँ 20 ले लेते हैं, तो कितना हो गया? 80। यहाँ 60 क्यों किया? इस 4 को इधर ले आया तो 60 हो गया, यहाँ 20 बचा, तो 80 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना बराबर है। यदि पहला भाग 1600 रुपये है तो तीसरा भाग क्या होगा? हम क्या करते हैं, संख्या को एक्स वाई जेड मान लेते हैं कि जो भी संख्या है उसको एक्स वाई जेड भागों में बांटा गया है। पहला भाग एक्स है, एक्स का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना, ये आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब क्या होगा? अगर इक्वल टू हम के ले लें तो क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू k/3, y इक्वल टू, इन दोनों से देखिए, k/6 और z इक्वल टू k/8। यहां से x अनुपात y अनुपात z इक्वल टू क्या हो जाएगा? k/3 अनुपात k/6 अनुपात k/8। ये कट हो जाएगा। 8, 6 और 3 का लघुत्तम क्या होगा? 24। इस पूरे को हम 24 से गुना करेंगे। 24 से गुना करेंगे तो 24/3 8 हो जाएगा, 24/6 4 हो जाएगा और 24/8 3 हो जाएगा। यानी कि जो भी संख्या है उसको 8:4:3 में बांटा जा रहा है, तब जाके ये कंडीशन जो है फुलफिल होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि पहला भाग 1600 है, यानी कि ये 8 भाग जो पहला भाग है ये 1600 है। और क्या पूछा है? तीसरा भाग, यह हमको निकालना है। ये कितना गुना हो रहा है? तो गुना 200 हो रहा है। यहां भी गुना 200 कीजिए, 3 गुना 200 600, तो 600 जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन समझाने का तरीका समझ में आ रहा, पसंद आ रहा हो, आपको यह क्लास पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें ताकि हम इस तरह के और क्लासेस को बनाने में मोटिवेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% और फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका खुदरा मूल्य 1265 रुपया? हम क्या करते हैं, उत्पादन मूल्य x रुपया मान लेते हैं, लाभांश कितना है? 10% है, ठीक है। तो लाभांश लेने के बाद थोक विक्रेता को कितना पे करना पड़ेगा? अगर 10% लाभांश निर्माता ले लेता है, जोड़ लेता है एक्स में अपने लागत मूल्य में, तो 110% में बेचेगा थोक विक्रेता को। थोक विक्रेता का लाभांश कितना है? 15%, यानी कि यह 115% में अब बेचेगा। इतना में फुटकर विक्रेता खरीदेगा और 25% इसमें लाभांश लेगा और 125/100 में बेच देगा। बस इसी को सॉल्व करना है। ये इक्वल टू कितना हो गया? जो भी इसको खरीदेगा लास्ट में उपभोक्ता, वो 1265 रुपये पे कर रहा है, जो इसके इक्वल होगा। 0 से 0 कट गया, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 और यहाँ से 5 25 आ जाएगा, तो 23 बार में कट गया, तो 25 चौके 100 हो गया।
23 से देखते हैं कितना बार में कट रहा है। उससे पहले 11 बार में काटते हैं। 11 का 11, 1, 11 का 11, 11 पचे 55, 23 से 5 बार में कट गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 4 चौके 16, 16 पचे 80, और इधर से एक जीरो जाएगा, 800। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, जितना कम या अधिक है उतना लिख देना है। बटे यहाँ कम है तो 100 माइनस उतना करेंगे जितना दिया हुआ है, गुना 100। इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वैसे भी 20 कम है तो 25 ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छा खासा तैयारी कर लेंगे, तो ये आपका मुंह में ही बन जाएगा, यानी कि मुंहजबानी ये बन जाएगा। 4 टाइम एक कटा, 4 से या 25 टाइम में, 25% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण 80 सेंटीमीटर है, उसके दो बाहरी शीर्षों में से किसी भी शीर्ष से इस विकर्ण की लंबवत दूरी 32 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, यह अगर समचतुर्भुज है ए बी सी डी, तो एक विकर्ण इसका जिसे मिला देंगे तो ये कितना है, 80 सेंटीमीटर है। और दो बाहरी शीर्षों में से किसी भी शीर्ष से इस विकर्ण की लंबवत दूरी, यानी कि यहां से भी और यहां से भी अगर यहां लंब खींचते हैं तो इसका लेंथ कितना है, 32 सेंटीमीटर। ऐसे केस में एरिया, समचतुर्भुज का एरिया इक्वल टू क्या होगा। देखिए ये हाफ का अगर हम एरिया निकाल दे तो ये विकर्ण क्या करता है, इसको दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि 2 इंटू कोई भी एक ट्रायंगल ए बी सी का या फिर ए सी डी का क्षेत्रफल का दोगुना, यानी कि 2 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल। अब जो ले वो ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया, ये दोनों कट गया, बेस इंटू हाइट। मतलब कहने का मतलब बेस यहाँ क्या है, डायगोनल है, तो d इंटू एच, एच क्या है, यही जो लंबवत खींचा गया है, h इक्वल टू डायगोनल कितना दिया हुआ है 80 और लंबवत दूरी कितना है 32। बस इसी को सॉल्व करना है। जीरो लास्ट में, 8 दूनी के 16 का 6, 1 8 3 के 24 और 1 25, 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसको सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट वाला काम होता है, 750 का मतलब तो गुना ही होता है, 64%। ठीक है, अब भागा है, भागा का भी काम आप कर सकते हैं, तो 1/4 ये भागा, इधर 5 नीचे रहेगा, इधर आके गुना हो जाएगा। इसी को सॉल्व करते हैं, 0 से कट गया, 5 से या 2 बार में कट जाएगा, 2 चौके 8, 8 8 64, गुना कर दीजिए, 75 गुने 8, 75 चौके 300 होता है, उसका दोगुना 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि नदी का बहाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक निश्चित दूरी तक जाने और वापस आने में उसे 75 मिनट लगते हैं। वह बिंदु कितनी दूर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कोई व्यक्ति ए से बी तक तैरता है और बी से वापस ए आ जाता है, तो ए से बी का दूरी क्या है। अगर हम इसको डी मान लेते हैं तो डी का वैल्यू ज्ञात कर। क्या दिया हुआ है, व्यक्ति का चाल एस इक्वल टू क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर, तैरने का चाल, और स्ट्रीम को एस मान लेते हैं और इसको एक्स मान लेते हैं, इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम का चाल, धारा का चाल। तो धारा की दिशा में, ठीक, धारा की दिशा में व्यक्ति का चाल क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5 + 1 इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू 5 - 1 इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ऐसे केस में डी जो डिस्टेंस होता है इक्वल टू क्या हो जाता है, टी इंटू ए इंटू बी बाई ए प्लस बी, जहां पर ए क्या है, धारा की दिशा में चाल, और बी क्या है, धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो इक्वल टू टी कितना है यहाँ 75 मिनट, इसको घंटा में बदल लेते हैं, 60 से भाग दे दिए, इंटू ए कितना है 6 किलोमीटर, और बी कितना है 4 किलोमीटर।
दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। 5 से कट करेंगे इसको 2 बार में, 5 से ये कट हो जाएगा आपका 15 बार में। ये 5 से कटेगा 3 बार में, ये 5 से कटेगा 12 बार में। 12 से कट करेंगे तो 6 दूनी 12 होता है, और 2 से 2 कट हो गया, कितना बचा 3, यानी कि 3 किलोमीटर जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किसी विद्यालय की एक कक्षा में 2 छात्रों ने गणित में 0 अंक प्राप्त किए और शेष 18 ने 80% अंक प्राप्त किए। पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है? 2 छात्र, क्या दिया हुआ है कि 2 छात्र जो है 0 अंक प्राप्त करते हैं और जो 18 छात्र हैं वो 80% अंक प्राप्त करते हैं, 80%। तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा? यहां देखिए, इन दोनों को गुना करिए, 18, इसको गुना करने से तो कुछ नहीं आएगा, 0 ही आएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो 80 गुने 18, और इसको कक्षा में पूरे जो छात्र है उसको से भाग देना है। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, 18 और 2 20, 20 से कट गया 4 बार में, 18 चौके 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। पवन अकेले किसी कार्य को 30 घंटे में और पंकज के साथ मिलकर 15 घंटे में पूरा कर लेता है, तो अकेले पंकज इस कार्य को कर सकता है कितने घंटे में? पवन 30 घंटे में किसी कार्य को कर रहा है और पवन प्लस पंकज मिलके 15 घंटे में कर रहा है। अगर ऐसा है, कंडीशन आ रहा है 30 घंटा या 15 घंटा आधा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों का क्षमता जो है बराबर है। ये भी 30 घंटा में कर, ये 30 घंटा में कर रहा है तो ये भी 30 घंटा में ही करेगा। देख लेते हैं, ऐसे भी बना लेते हैं। दोनों का वर्क हम 30 मान लेते हैं, जो इन दोनों का एलसीएम होगा। 30 से 30 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा इफिशियंसी, और 30 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। दोनों के एफिशिएंसी 2 है, 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? पवन का तो 1 यहाँ दिख रहा है, पंकज का भी एफिशिएंसी 1 होगा। टोटल काम कितना है? 30। ठीक है, पंकज का एफिशिएंसी कितना आया है? 1। देखिए ये 1 आ रहा है यहाँ पर, 1 से डिवाइड करेंगे 30 ही आंसर आएगा, तो 30 आवर में, जो कि यहाँ हम डायरेक्टली निकाल चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। त्रिभुज एबीसी का आधार 10 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका आधार, अगर त्रिभुज ए बी सी है तो इसका आधार BC कितना है? 10 सेंटीमीटर है। एक्स वाई जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, आधार BC के समांतर है। BC आधार दिया हुआ है, इसके समांतर है, जो AB को और AC को X और Y में कट कर रहा है। AB को X में और AC को Y में। इसका लेंथ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AC का लंबाई यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। ऐसे केस में क्या होता है? ट्रायंगल बड़ा वाला ABC और छोटा वाला AXY सिमिलर होते हैं, इनके करस्पॉन्डेंट साइड्स के रेशियो भी इक्वल होते हैं ऐसे केस में। इसका मतलब क्या हुआ? XY बटे BC इज इक्वल टू AY बाई AC होगा। XY कितना दिया हुआ है? 3, BC कितना दिया हुआ है? 10 इज इक्वल टू AY हमको ज्ञात करना है, AC कितना दिया हुआ है? 5। 5 से कट गया 2 बार में, तो AY कितना हो गया? 3/2। 3/2 का मतलब 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी? देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ, कि यहाँ पर एक कार है और यहां पर एक जीप। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वह 5 किलोमीटर है। कार का चाल जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और जीप का जो चाल है वह 90 किलोमीटर पर आवर है। तो पूछा है कि कितने समय के बाद यह जीप इस कार को कैच कर लेगा, पकड़ लेगा। तो टाइम हमसे पूछ रहा है। ऐसे केस में टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डी कितना है? 5 किलोमीटर, और 90 से 75 को माइनस करेंगे, यहां लिखते हैं 90 माइनस 75 इज इक्वल टू 5/15। इससे कट गया 3 टाइम में। सारे ऑप्शंस मिनट में है तो मिनट में चेंज करने के 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट करेंगे 20। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है।
इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 1/5 के बराबर है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या है? अगर हम एक संख्या x मान ले तो दूसरा क्या होगा? x/5। निश्चित है कि यही छोटा होगा, यानी कि हमको x/5 ही निकालना है। क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों को अगर गुणा कर देते हैं तो ये कितना के बराबर है? तो 0.008। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 8/1000 इंटू 5। पॉइंट के लिए 1 आया और 3 अंक है यहाँ पर, तो 3 अंक के लिए 0 आ गया। 8 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। 5 से कट करेंगे तो 25। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 1/5। इसका वर्गमूल ले लेंगे, 25 का वर्गमूल 5 होता है। हमको क्या निकालना है? x/5। x/5 मतलब इधर /5 से गुना किए तो इधर भी /5 से गुना करेंगे। 5 गुने 5 1/25। 1/25 का मतलब क्या हुआ? इज इक्वल टू 0.04। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 25 वर्ग सेंटीमीटर और 36 वर्ग सेंटीमीटर है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होता है? समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है उसका वर्गमूल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 25/36 का वर्गमूल जो है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। और इसका वर्गमूल कितना हो गया? इज इक्वल टू 5/6। 25 का वर्गमूल 5 और 36 का 6। ऑप्शन बी जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। एक वृत्त के 4 बिंदु ए बी सी डी इस प्रकार है कि वे एक वर्ग ए बी सी डी बनाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए एक वृत्त है, यहाँ 4 बिंदु ए बी सी डी इस प्रकार हैं कि अगर हम इसको मिला दें तो ये एक वर्ग बनता है। देखिए आयत का जैसा दिख रहा है, लेकिन इसको आप वर्ग एज्यूम करके चले तो यहाँ क्या होगा कि हम जब भी AC या BD को मिलाएंगे तो ये क्या होगा कि इसका केंद्र अगर O है तो O से होकर गुजरेगा। R, ये भी R होगा, यानी कि AC इस वर्ग का डायगोनल 2R होगा। डायगोनल इक्वल टू क्या होगा? 2R। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए πr², यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 3850। इसका मतलब क्या हुआ? 22/7 इंटू R² इक्वल टू हमको दिया हुआ है 3850। 11 से कटेगा ये, 11×3 33, 11×5 55, 0। यहाँ 2 आया है, 2 से काटेंगे तो 175 आ जाएगा। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्गमूल 175 को क्या लिख सकते हैं? 25 गुने 7, और ये 7 भी इधर आएगा 7। 25 का वर्गमूल 5 हुआ और 2 7 के लिए 1 7 बाहर आ गया, तो R इक्वल टू कितना हो गया? 35। अगर R इक्वल टू 35 तो 2R इक्वल टू कितना हो गया? 70, यानी कि AC का लेंथ हमको क्या मिल गया है? 70। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, जब हमको डायगोनल्स पता हो तो क्या होता है? 1/2 इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का जो डायगोनल होता है इक्वल होता है, इसीलिए डी स्क्वायर इक्वल टू 1/2। डायगोनल कितना आया? 70, तो 70 इंटू 70। 70 गुने 70 4900/2। इससे कट करेंगे तो 2 टाइम में 4 टाइम में 8 आएगा, 10 आएगा, 50 2450। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 9% साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की। यदि 3 वर्ष के बाद, ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष के बाद बोल रहा है, बैंक में इसका 1770 रुपए जमा हो गया, तो ज्ञात कीजिए कि उसने प्रति वर्ष कितना रुपए जमा किया। अगर हम प्रति वर्ष x रुपये मान ले तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, यहां भी x रुपया जमा किया, यहां भी x रुपया जमा किया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पहला वर्ष प्रारंभ में जब जमा किया तो पहला वर्ष तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा साल भी मिलेगा, और तीसरा वर्ष के अंत में उसको तीसरा साल में भी मिलेगा, यानी कि टोटल 3 साल तक उसको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। किस दर से? इतना दर से।
कितना रुपये का, तो x रुपये का बटे 100। यहां x का 9 गुने 2 साल तक मिलेगा और यहां पर x का 9% के दर से 1 साल के लिए मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इन सबको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, x x x 3x प्लस नीचे तीनों में 100 है तो 100, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 और 9 9 और 18 27, 27 और 27 54, 54x इक्वल टू 3 इंटू 100 300x और 54x बाई 100 इज इक्वल टू 354x बटे 100। ये क्या आया, टोटल जमा राशि, जो कि क्वेश्चन में 1770 रुपया दिया हुआ है, इक्वल टू 1770। दिस इंप्लाइज, इससे ये कितने बार में कट रहा है, 5 टाइम में, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5 गुने 100, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। एक परिवार में सोमवार से लेकर गुरुवार तक की औसत पानी 136.5 लीटर लगता है और मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत पानी 134 लीटर लगता है। यदि सोमवार को 132.5 लीटर पानी लगता है तो शुक्रवार को कितने लीटर पानी लगेगा। देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यही तक का हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सोमवार से लेके गुरुवार तक, यहां तक क्या दिया हुआ है, 136.5 लीटर पानी लगता है औसतन, और गुरुवार से लेकर शुक्रवार तक कितना दिया हुआ है, 134 लीटर। ठीक है, सोमवार के लिए पानी कितना लग रहा है, 132.5। तो हमको पूछा क्या गया है, शुक्रवार को कितना लगेगा। देखिए, अगर हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 4 गुने 136.5 कर दे तो इनका टोटल निकल जाएगा, टोटल पानी कितना लग रहा है सोमवार से लेकर गुरुवार तक। और यही 4 गुना 134 कर दे तो गुरुवार से लेकर शुक्रवार तक का निकलेगा, और इन दोनों को हम माइनस कर दे तो क्या होगा, यहां से लेके यहां तक में, यहां से लेके यहां तक माइनस हो रहा है, यानी कि ये तीनों तो कट हो जाएगा। हमको जो ये आंसर मिलेगा m माइनस एफ इज इक्वल टू 4, दोनों में कॉमन आ गया, 136 से 134 घटाएंगे तो 2.5 इज इक्वल टू 4 गुना 2.5, 2.5 का मतलब क्या हो गया, 4 गुना 2.5 का मतलब 10। ठीक है, m हमको कितना दिया हुआ है, 132.5 माइनस f इक्वल टू 10, तो f इधर चला जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 132.5 माइनस 10 इज इक्वल टू 122.5, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी है और बाकी दूध है। दूध की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए कि परिणाम स्वरूप मिश्रण में 87.5% दूध हो। देखिए, कोई भी बीकर एक है, इसमें क्या है, मिल्क है और वाटर है। हमको क्या करना है, मिल्क का मात्रा को इंक्रीज करना है, मिल्क का मात्रा बढ़ाया जा रहा है, पानी का मात्रा क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इस कांस्टेंट वाले को लेकर चलेंगे। मिश्रण में टोटल मात्रा कितना है, तो 200 लीटर, इसमें से 15% पानी है, तो हम पानी टोटल कितना ये निकाल रहे हैं, वाटर से ये कट गया 2 बार में, तो 2 गुने 15 इक्वल टू 30 लीटर जो है पानी, जो कि चेंज नहीं हो रहा है। और चेंज नहीं हो रहा तो हमारा क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, 87.5% दूध है, 87.5 जो है मिल्क है, तो वाटर कितना हो जाएगा इस केस में, 100 माइनस 87.5 इक्वल टू 12.5। इसका मतलब क्या हुआ कि 12.5% जो है पानी है और वो किसके बराबर हुआ है, तो 30 लीटर। यहां से 100% निकालेंगे, इक्वल टू 30 बटे 12.5 गुने 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 चल जाएगा, 125 से ये 8 बार में कट गया, 30 गुने 8 240। दूध को मिलाने के बाद क्या हो रहा है, जो टोटल मिश्रण 200 लीटर का था वो अब कितना हो गया, 240। तो 240 माइनस 200, मिश्रण कितना बढ़ा, 40 लीटर। किस कारण से, तो दूध को मिलाने के कारण, तो दूध, एक्स्ट्रा दूध कितना मिला, 40 लीटर। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71।
ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा, पूछा गया। ए प्लस बी दोनों मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं काम को। बी अकेला इस काम को 12 दिनों में करता है। इन दोनों का लघुत्तम 24 टोटल काम मान लेते हैं। तो इनका एफिशिएंसी कितना होगा, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 24 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 2। बी का एफिशिएंसी कितना हुआ 2। ए का कितना होगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ये किसका एफिशिएंसी आया, ए का। बस बी जो है कितने दिन काम कर रहा है, 4 दिन। इसका एफिशिएंसी कितना है 2, तो 4 दूनी 8, 8 यूनिट काम हो गया। टोटल काम कितना है 24, इससे माइनस कीजिए 8 इक्वल टू 16। अब काम कितना बचा 16 यूनिट। 16 यूनिट कौन करेगा, ए का एफिशिएंसी कितना है 1 बाई 1 इक्वल टू 16, तो 16 दिन में काम पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 81, किसी दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 10 है। यदि संख्या के अंक x और y है, तीन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 10 आता है। यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो संख्या क्या हो जाएगा, यहां देखिए पहले 10x प्लस वाई, अगर ये दहाई अंक है, ये इकाई अंक है, तो 10x प्लस वाई हो जाएगा एक संख्या। इसमें 18 क्या है घटा देते हैं तो क्या होता है, संख्या में इकाई और दहाई अंक उलट जाते हैं। इक्वल टू 10 गुने वाई, इकाई अंक यहाँ आ गया और दहाई अंक यहाँ आ गया, ये इक्वल हो जाता है। 10x से x माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा x, तो इधर 9x आ गया। और ये 10y इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 10y, y से माइनस 10y माइनस होगा तो माइनस 9y। और ये 18 उधर जाएगा माइनस में है, जो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 18। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9, 9 से ये 2 टाइम में कट गया। हमको क्या मिला x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब पहले से हमको क्या पता था x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये दोनों कट हो गया तो 2x इक्वल टू क्या आ गया 12। तो 2 से ये कट हो जाएगा 6 टाइम। x कितना आया 2, तो y कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। संख्या क्या होगा यही ना 10x प्लस वाई, 10 गुना x यानी कि 6 गुना 10 प्लस 4 इक्वल टू 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, दो ट्रेनों की गति 3:4 के अनुपात में है। इस समांतर पटरियों के साथ विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में प्रत्येक को 3 सेकंड लगते हैं तो ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ये एक ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है, समांतर है दोनों। एक ट्रेन इधर से इधर चल रहा है, दूसरा ट्रेन इधर से इधर चल रहा है। इसका स्पीड अगर 3x है तो इसका स्पीड कितना है 4x है, क्योंकि दोनों का गति का जो अनुपात है 3:4 दिया है। इसको भी अगर यहाँ पर एक पोल ले ले, यहाँ पर एक पोल है तो इस पोल को पार करने में 3 सेकंड लगते हैं। यानी कि जब इस पोल को पार कर रहा है ट्रेन, जो भी ट्रेन यहाँ पर है वो पार कर रहा है, तो उसको अगर 3 सेकंड में पार कर रहा है तो उसका स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम क्या होगा डिस्टेंस के इक्वल होगा। डिस्टेंस इस केस में क्या होता है ट्रेन का लेंथ ही होता है। ये क्या होता है ट्रेन का लंबाई ही होता है। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया 3x यानी कि 3 यूनिट ही मानते हैं, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 यूनिट। और दूसरा ट्रेन जो इधर से जा रहा है 4x वाला स्पीड 4 यूनिट वाला स्पीड में, वो भी 3 सेकंड लेता है, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 यूनिट। दूसरे ट्रेन का लंबाई कितना हो गया 12 यूनिट। जब ये दोनों पहले ट्रैक में चल रहे हैं और एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं और एक दूसरे को पार कर रहे हैं, तो ऐसे केस में टोटल लंबाई, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है ट्रेन 1 का लेंथ प्लस ट्रेन 2 का लेंथ इक्वल टू 9 यूनिट प्लस 12 यूनिट इक्वल टू 21 यूनिट जो है ये टोटल चलेंगे। किस स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या होता है दोनों का जो स्पीड होता है उसका एडिशन इक्वल टू 7 यूनिट। तो इस केस में टाइम, दूसरे को पार करने में जो टाइम होगा इक्वल टू क्या होगा डी बाई आर एस। डी कितना आया 21 यूनिट, आर एस कितना आया है रिलेटिव स्पीड 7, 7 से कट गया 3, यानी कि 3 सेकंड में ये एक दूसरे को पार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, 1.5
मीटर ऊंचा एक व्यक्ति एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है। इस व्यक्ति की आंख मीनार की चोटी से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। मीनार की ऊंचाई कितनी? ये क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अगर यहाँ पर खड़ा है, ये क्या है, एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मीनार का लेंथ अगर इस तरह है, हाइट इस तरह है, यहां से जब यह व्यक्ति इस हाइट को देख रहा है तो यहां पर उन्नयन कोण 45 डिग्री का बन रहा है। इसका हाइट कितना है व्यक्ति का? 1.5 मीटर। अगर ये 28.5 है तो ये लेंथ भी कितना होगा? 28.5 ही होगा। और यहां 45 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये लेंथ जो है इसके इक्वल होता है, क्योंकि 10 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। इस कारण इसका भी वैल्यू 1 आता है, इसका भी वैल्यू 1 आता है। ये अगर 28.5 है यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 28.5 है तो यह भी 28.5 होगा। और यह तो इक्वल है, ये और यह इक्वल है, तो 1.5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 28.5 और 1.5 इक्वल टू कितना हो गया? 30 मीटर, जो है राइट आंसर हो गया मीनार का ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। राम मनोहर ने भारतीय स्टेट बैंक में 2 वर्ष के लिए 4,000 रुपए जमा किए। 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन क्या होगा? देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है? 4,000 दिया है। रेट कितना दिया है? 10% वार्षिक। अगर अर्धवार्षिक है तो ये कितना हो जाएगा? 10/2 इक्वल टू 5%। और टाइम इक्वल टू 2 ईयर दिया हुआ है, लेकिन अर्धवार्षिक है तो 2 गुने 2 इक्वल टू 4n हो जाएगा, n इक्वल टू 4। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है? p इंटू 1 प्लस r बाई 100 पावर n। ये n ये आ गया है, इज इक्वल टू p कितना? 4,000, 1 प्लस r कितना? 5/100 हो गया। n कितना है? 4 है। इसे यह कट गया 20 पर में, तो 4,000 इंटू 20 का 20 और 1 21/20 का पावर 4 इक्वल टू 4,000 यहां हो गया। 21 का क्यूब कितना होता है? 9261 इंटू 21/2 का क्यूब, 2 का पावर 4 क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 2 3 4 जीरो, 1 0 2 0 3 0, ये यहाँ कट से कट हो जाएगा, 4 से ये 4 बार में कटेगा। 21 से इसको गुना करेंगे, 21 से क्या? 21 होगा, 2 कैरी होगा, 21 छक 126 और 2 कैरी होके 128, 12 कैरी हुआ, 21 दूनी 42 और 12 54, 4 यहाँ लिखेंगे, 5 कैरी होगा, 5 कैरी होगा और 21 गुना 9 कितना हो जाएगा? 9 और 18 194 बटे 4 गुने 10 है। 4 से भाग देंगे इसको तो 4 चौके 16 आ जाएगा, 3 आएगा 34 होगा, 4 8 32 हो गया, 2 और 4 24, 6 बार में 24, फिर 2 बार में ये कट गया और 0 जाएगा यहाँ पर, फिर पॉइंट आ जाएगा 25/10, 1 पॉइंट खिसक जाएगा तो 4 8 6 2.025, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझते हैं। तो एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, अगर ये रेलगाड़ी का लेंथ है और यहां से एक पुल शुरू हो रहा है, यहां से यहां तक, ये क्या है? पुल है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस पुल को, ये जो पुल P है, इसको T इक्वल टू 30 सेकेंड में ट्रेन पार कर लेती है। अगर ट्रेन A भी है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इधर इंजन है यहां पर, तो ये जब इधर चल रही है, इधर पार करते हुए यहां पर आएगी, B कहीं यहां आ जाएगा, A यहां आ जाएगा, यहां पर इंजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन पूरा इसका ट्रेन का बैक वाला पार्ट यहां पर पहुंच जाएगा। यानी कि ट्रेन का लंबाई अगर L है और P, ये पुल का लंबाई P है, तो L प्लस P डिस्टेंस जो है ट्रेन तय कर रही है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया? L प्लस P। और L कितना दिया हुआ है यहाँ? L मतलब ट्रेन का लंबाई 200, तो 200 प्लस P, इतना डिस्टेंस तय कर रहा है ट्रेन।
ट्रेन का स्पीड कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। यहाँ सब मीटर और सेकंड में चल रहा है, तो इसको भी मीटर और सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से डिवाइड कर देंगे, इससे 3 टाइम में कट गया, 3 बचे 15 मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखिए d इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। d इक्वल टू क्या है 200 प्लस p, 200 प्लस p, p क्या है जो हमको ज्ञात करना है, s कितना दिया हुआ है 15 गुने t कितना है 30, 15 तिया 45 प्लस 450, तो p इक्वल टू कितना हो गया 450 माइनस ये 200 क्या होगा इधर आके माइनस में हो जाएगा, 450 से 200 घटाएंगे तो 250 जो है राइट आंसर होगा, जो कि ट्रिपुल का लंबाई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। एक टंकी को 4 घंटे में एक नल द्वारा भरा जा सकता है, जबकि इसे 9 घंटे में दूसरे नल द्वारा खाली किया जा सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो कितने समय बाद कुंड भर जाएगा। यदि पहला नल ए है तो यह 4 घंटे में क्या करता है, कुंड को, टंकी को भरता है। बी इसको खाली कर देता है कितने घंटे में, तो 9 घंटे में, 9 चौके 36। अब टंकी का जो कैपेसिटी है वो 36 यूनिट मान लेते हैं, तो 36/4 इक्वल टू 9। ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 9 इधर आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा, यानी कि दोनों का एफिशिएंसी इतना हो गया। अब दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 यूनिट, यानी कि दोनों मिलके 1 घंटे में 5 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम कितना करना है 36, दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना आया 5 से डिवाइड कीजिए तो 7.2 आवर जो आ रहा है, मतलब कि 7.2 आवर में दोनों मिलके कुंड को, टंकी को भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। 15 मार्च 1995 को कौन सा वार, यानी कि कौन सा दिन होगा पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको ऑड डे का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ऑड डेज, जब भी 100 ईयर का, 1 सेंचुरी का बात हो तो हमारे पास ऑड डेज कितना निकल के आता है 5 डेज। इसको हम निकाल भी सकते हैं कॉन्सेप्ट के जरिए, लेकिन आपको ये याद रखिए तो जल्दी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। आपको कॉन्सेप्ट निकालने में, कॉन्सेप्ट के द्वारा इसको निकालने में बहुत समय लगेगा, इसलिए इसको याद रखें तो ज्यादा बेहतर है। अगर फिर भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझना हो कैसे आता है जो मैं यहाँ पर बतला रहा हूँ, तो आप कमेंट करें, मैं उससे पूरा भी बतलाऊंगा। 200 सालों का जब बात हो तो हमारे पास ऑड डेज कितना होता है 3। 300 सालों का बात हो तो हमारे पास ऑड डेज 1 होता है, और 400 सालों का बात हो तो हमारे पास ऑड डेज 0 होता है। 1995 से पहले, 1995 से पहले ऐसा कौन सा ईयर है जो 400 से पूरा पूरा भाग जाता है, तो 1600, यानी कि 1600 तक हमारे पास ऑड डेज क्या होगा 0। 1600 प्लस 300 1900 होता है, 300 दिन में हमारे पास ऑड डेज कितना आया 1, यहां तक ऑड डेज इतना आया। अब देखिए 1900 तक तो हम पहुंच चुके हैं, ठीक। 1900 के बाद 95 साल बच रहा है, 95 से 1 कम, हम 94 सालों का बात करते हैं। इसको अगर हम 4 से भाग दें तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और समथिंग पॉइंट में, लेकिन पूरी ये जो है 23 बार में भाग जाएगा, ठीक है। ये 23 क्या हुआ लीप ईयर, हम 4 से भाग दिए, हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है, यानी कि 94 सालों में 23 लीप ईयर्स होंगे। अगर 94 से 23 को हम घटा दें, माइनस कर दें, तो कितना आएगा 1, 4 में 3 घटा 1 और 9 में 2 घटा 7, 71 दिन, यानी कि 71 ऑड डेज यहां होंगे। 71 ऑड डेज, 71 वर्ष आ रहा है, उसको मैं ऑड डेज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है। इसको अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 बचे 35 और एक आता है 5, 7 दूनी 14, एक बचता है, मतलब एक साधारण ईयर में एक ऑड डेज होता है, तो 71 आ गया। और 23 लीप ईयर्स के लिए क्या हो गया 23 गुने 2 इक्वल टू 46 ऑड डेज हुआ टोटल। इनको ऐड करते हैं, 7 2 8 और यहां पर 11, 7 से इसको डिवाइड करते हैं। अगर 7 से 118 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 7 का 7, 4 8, 7 छक 42, कितना माइनस हो गया 6,
यहां तक में हमारे पास ऑड डेज कितना आया, 6 आया। अब क्या हुआ, 1994 तक में हमारे पास टोटल ऑड डेज 6 आ चुके हैं। अब 1995 में एंटर कर रहे हैं जनवरी। जनवरी में ऑड डेज कितना होता है, होगा 3 होगा। फरवरी, क्या ये लीप ईयर है, तो नहीं, 4 से तो डिविजिबल नहीं है, तो फरवरी में ऑड डेज 0 होगा। मार्च कब तक ऊपर निकालना ही है, तो मार्च कितना तक, 15, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 18 आ गया। 18 और ये ऑड डेज 6, 18 प्लस 6 कितना हो गया, 18 प्लस 6 24। टोटल ऑड डेज कितना आया, 24। 24 को 7 से भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 3। यानी कि फाइनली हमारे पास ऑड डेज 3 आया। 3 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब संडे होता है, 1 का मतलब मंडे होता है, इस तरह 3 का मतलब कितना हो गया, वेडनेसडे, तो बुधवार। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया और पसंद आया, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लासेस को आप मिस ना करें। थैंक यू।